नमस्कार विद्यार्थियों, टूलशाला में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम नशीले पदार्थों के दुरुपयोग, उनकी रोकथाम, पुनर्वास, कानूनी पहलुओं और आधुनिक उपचार पद्धतियों से जुड़े 20 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये विषय CET 2026, राजस्थान भर्ती परीक्षाओं, स्वास्थ्य शिक्षा, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में हम एनाबॉलिक स्टेरॉयड, प्रिस्क्रिप्शन स्टिमुलेंट्स, ड्यूल डायग्नोसिस, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, व्यवहार परिवर्तन मॉडल, कफ सिरप के दुरुपयोग, सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स, लत की न्यूरोबायोलॉजी, नवजात एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, रोकथाम के स्तर, केटामाइन, ई सिगरेट, क्रोकोडिल, मनोवैज्ञानिक उपचार पद्धतियां, व्यसन का बायोप्साइको सोशल मॉडल, DSM-5, क्रैटम, एंटी ड्रग वैक्सीन और भारत के डिजिटल एंटी ड्रग सिस्टम जैसे विषयों को समझेंगे। ध्यान रखिए, ये क्लास केवल शैक्षिक और जागरूकता उद्देश्य से है। किसी भी नशे, ओवरडोज, विड्रॉल या मानसिक स्वास्थ्य संकट की स्थिति में तुरंत डॉक्टर, काउंसलर, अस्पताल या आपातकालीन सेवा से संपर्क करना चाहिए। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न एनाबॉलिक स्टेरॉयड के दुरुपयोग से संबंधित है। अभिकथन दिया गया है कि जिम जाने वाले युवाओं द्वारा मांसपेशियों को तेजी से बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड का दुरुपयोग गंभीर हृदय रोगों और तीव्र मानसिक आक्रामकता, जिसे रॉयड रेज कहा जाता है, को जन्म देता है। कारण दिया गया है कि सिंथेटिक टेस्टोस्टेरॉन मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एमिग्डाला और हाइपोथैलेमस के न्यूरोप्रोटेक्टिव पाथवे को बाधित कर न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को असंतुलित कर देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। अब समझते हैं। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड शरीर में बाहरी टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करते हैं। ये मांसपेशियों को तेजी से बढ़ाने का भ्रम दे सकते हैं, लेकिन शरीर के हार्मोन संतुलन को बिगाड़ देते हैं। इनसे वृषणशोष, अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL में कमी, खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL में बढ़ोतरी और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। मानसिक स्तर पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आक्रामकता और रॉयड रेज जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। कारण वाला भाग यह बताता है कि ब्रेन के कुछ हिस्सों पर असर पड़ता है, लेकिन सांस या हृदय रोग की पूरी व्याख्या केवल इसी से नहीं हो जाती। इसलिए दोनों सही होते हुए भी कारण अभिकथन की पूरी व्याख्या नहीं करता। याद रखें, एनाबॉलिक स्टेरॉयड शरीर और मन दोनों के लिए खतरनाक है। अब दूसरा प्रश्न प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है। यहां स्मार्ट ड्रग्स या न्यूट्रोपिक्स के रूप में मिथाइलफेनिडेट और एम्फेटामिन सॉल्ट्स के दुरुपयोग पर कथन दिए गए हैं। पहला, ये दवाएं मूल रूप से ADHD के इलाज के लिए दी जाती हैं। दूसरा, स्वस्थ व्यक्ति बिना डॉक्टरी सलाह के इन्हें ले तो अनिद्रा, गंभीर मतिभ्रम और निर्भरता हो सकती है। तीसरा, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन के स्तर को कृत्रिम रूप से बढ़ाती है। चौथा, भारत में ये OTC श्रेणी में आती है और बिना पर्चे के खरीदी जा सकती है। सही उत्तर है विकल्प A, अर्थात केवल 1, 2 और 3 सही हैं। अब समझिए, मिथाइलफेनिडेट और एम्फेटामिन साल्ट्स ADHD के इलाज में उपयोग होने वाली प्रिस्क्रिप्शन स्टिमुलेंट्स हैं। इन्हें केवल डॉक्टर की सलाह पर दिया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति अगर इन्हें गलत तरीके से ले तो इनसे अनिद्रा, घबराहट, पैल्पिटेशंस, मतिभ्रम, चिंता और निर्भरता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये दवाएं मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन की मात्रा बढ़ाती हैं, जिससे ध्यान और जागरूकता प्रभावित होती है। कथन 4 गलत है, क्योंकि ये OTC दवाएं नहीं हैं। इन्हें डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं लेना चाहिए। याद रखें, प्रिस्क्रिप्शन स्टिमुलेंट्स इलाज में उपयोगी हैं, लेकिन दुरुपयोग पर लत और मानसिक दुष्प्रभाव दे सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न ड्यूल डायग्नोसिस यानी सह रुग्णता से संबंधित है। स्थिति है कि 28 वर्षीय युवक नशा मुक्ति केंद्र लाया गया है। जांच से पता चला कि वह गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित है और अपने मानसिक दर्द को कम करने के लिए पिछले 3 वर्षों से अत्यधिक मात्रा में एम्फेटामिन और अल्कोहल का सेवन कर रहा है। प्रश्न है,
इस मरीज के इलाज की सबसे प्रभावी रणनीति क्या होनी चाहिए? सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात एकीकृत उपचार मॉडल अपनाना चाहिए जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विकार और मादक द्रव्यों के सेवन दोनों का इलाज एक साथ एक ही टीम द्वारा समानांतर रूप से किया जाए। अब समझिए, जब किसी व्यक्ति में मानसिक बीमारी और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर साथ साथ हों तो उसे ड्यूल डायग्नोसिस कहा जाता है। ऐसे मरीज का इलाज केवल नशा छुड़ाने से पूरा नहीं होता। यदि डिप्रेशन, एंग्जाइटी या अन्य मानसिक विकार बने रहें तो रिलैप्स यानी फिर से नशे में लौटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट मॉडल सबसे उपयोगी होता है। इसमें साइकाइट्री, डी एडिक्शन, काउंसलिंग और फैमिली सपोर्ट एक साथ काम करते हैं। याद रखें, मानसिक स्वास्थ्य और नशे की लत का संयुक्त इलाज रिलैप्स की संभावना कम करता है। अब चौथा प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित है। हमें 1961 की एकल कन्वेंशन, 1971 की कन्वेंशन और 1988 की कन्वेंशन को उनके मुख्य वैश्विक उद्देश्य से मिलाना है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात P2Q9R3। अब समझते हैं। 1961 की सिंगल कन्वेंशन अफीम, कोका और भांग जैसे मादक पौधों की अवैध खेती को नियंत्रित करती है। 1971 की कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, LSD, एम्फेटामिन जैसी साइकोट्रोपिक दवाओं पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लगाती है। 1988 की कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक, अवैध तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रत्यर्पण जैसे प्रावधानों को मजबूत करती है। याद रखें, इन तीनों संधियों ने दुनिया भर में ड्रग नियंत्रण की मजबूत नींव रखी। अब पांचवां प्रश्न प्रोचेस्का और डिक्लेमेंटे के व्यवहार परिवर्तन मॉडल से संबंधित है। अभिकथन में बताया गया है कि पूर्व चिंतन चरण में मरीज यह मानने से इनकार कर देता है कि उसे नशे की कोई समस्या है। चिंतन चरण में वह मानता है कि नशा हानिकारक है लेकिन अभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। निष्कर्ष है, पहला, पूर्व चिंतन चरण में किसी व्यक्ति को जबरन नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराने से दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन में विफलता की संभावना सबसे अधिक होती है। दूसरा, चिंतन चरण में सबसे प्रभावी प्राथमिक चिकित्सा उपाय मरीज को सीधे दवाएं देना नहीं बल्कि प्रेरणादायक साक्षात्कार के जरिए उसके भीतर नशा छोड़ने की इच्छा को मजबूत करना है। सही उत्तर है विकल्प सी, अर्थात निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं। अब समझिए, व्यवहार परिवर्तन एक कदम में नहीं होता। पहले व्यक्ति समस्या मानने से इनकार कर सकता है, बाद में वह समझता है कि समस्या है लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसी चरण में मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग और सपोर्टिव काउंसलिंग बहुत उपयोगी होते हैं। ये तकनीक मरीज पर दबाव डालने के बजाय उसके भीतर बदलाव की इच्छा जगाती है। जबरन भर्ती करने से अक्सर लंबे समय तक बदलाव नहीं आता, इसलिए मोटिवेशन और सपोर्ट ज्यादा प्रभावी है। याद रखें, व्यवहार परिवर्तन धीरे धीरे होता है, मजबूरी नहीं, मोटिवेशन सबसे प्रभावी है। अब छठा प्रश्न कोडीन आधारित कफ सिरप के दुरुपयोग से संबंधित है। प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कोडीन कफ सिरप के दुरुपयोग को रोकने के लिए सबसे प्रभावी माध्यमिक रोकथाम क्या होगी? सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात फार्मासिस्टों के लिए सख्त प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, CCTV निगरानी और बिना पर्चे के थोक में कफ सिरप खरीदने वाले संदिग्ध युवाओं की पहचान कर शुरुआती काउंसलिंग। अब समझिए, कोडीन एक ओपियोइड है, इसलिए कफ सिरप का ज्यादा सेवन सिडेशन, डिपेंडेंस और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पैदा कर सकता है। माध्यमिक रोकथाम का मतलब है जोखिम वाले लोगों की जल्दी पहचान करना, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करना, फार्मेसी मॉनिटरिंग करना और शुरुआती काउंसलिंग देना। केवल पूरी तरह प्रतिबंध लगा देने से समस्या खत्म नहीं होती। कई बार सप्लाई चेन पर निगरानी ज्यादा प्रभावी होती है। याद रखें, कोडीन कफ सिरप दवा भी है और दुरुपयोग होने पर नशा भी बन सकती है। अब सातवां प्रश्न सिंथेटिक कैनाबिनॉइड से संबंधित है। अभिकथन है कि स्पाइस या K2 जैसे सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स प्राकृतिक गांजे की तुलना में अत्यधिक खतरनाक, विषाक्त और जानलेवा होते हैं। कारण दिया गया है कि प्राकृतिक गांजे में मौजूद THC आंशिक एगोनिस्ट है, जबकि सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स
पूर्ण ईगोनिस्ट होते हैं जो रिसेप्टर्स को अत्यधिक और अनियंत्रित रूप से उत्तेजित कर देते हैं। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब समझिए, स्पाइस या केटू देखने में प्राकृतिक गांजे जैसा लग सकता है, लेकिन इसमें प्रयोगशाला निर्मित रसायन होते हैं। ये पदार्थ CB1 रिसेप्टर्स को बहुत अधिक और अनियंत्रित रूप से सक्रिय कर सकते हैं। इससे टैचिकार्डिया, सीजर्स, साइकोसिस और किडनी इंजरी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स प्राकृतिक गांजे से कहीं अधिक खतरनाक हो सकते हैं। याद रखें, सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स प्राकृतिक गांजे से कहीं अधिक खतरनाक हो सकते हैं। अब 8वां प्रश्न लत की ब्रेन बायोलॉजी से संबंधित है। कथन दिए गए हैं। पहला, शुरुआत में नशा डोपामाइन के कारण रिवॉर्ड पाथवे यानी VTA और न्यूक्लियस अकम्बेंस को सक्रिय करता है। दूसरा, लंबे समय के दुरुपयोग के बाद मस्तिष्क का नियंत्रण डोपामाइन पाथवे से हटकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ग्लूटामेट पाथवे पर चला जाता है। तीसरा, ग्लूटामेट पाथवे में बदलाव के कारण नशा न मिलने पर तीव्र और अनियंत्रित क्रेविंग और आदत जनित व्यवहार उत्पन्न होता है। चौथा, दीर्घकालिक नशे के बाद मस्तिष्क पूरी तरह सामान्य हो जाता है और विड्रॉल के बाद उसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं बचता। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात केवल 1, 2 और 3 सही हैं। अब समझिए, शुरुआत में नशा डोपामाइन सिस्टम को सक्रिय कर प्लेजर देता है। यही रिवॉर्ड पाथवे एडिक्शन की शुरुआत में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन लंबे समय के दुरुपयोग के बाद मस्तिष्क में प्लास्टिक चेंजेस होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ग्लूटामेट पाथवेज हैबिट, क्रेविंग और रिलैप्स को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए एडिक्शन केवल इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि ब्रेन सर्किटरी के बदलने का भी परिणाम है। कथन 4 गलत है, क्योंकि लंबे समय के दुरुपयोग के बाद मस्तिष्क पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाता। कई बदलाव लंबे समय तक बने रह सकते हैं। याद रखें, क्रॉनिक एडिक्शन में क्रेविंग और हैबिट पाथ मजबूत हो जाते हैं, इसीलिए रिलैप्स का खतरा रहता है। अब 9वां प्रश्न नवजात शिशु में विड्रॉल से संबंधित है। स्थिति है कि एक गर्भवती महिला गंभीर रूप से हेरोइन की आदी है और प्रसव के दौरान बच्चा जन्म लेती है। जन्म के 24 घंटे के भीतर बच्चा अत्यधिक रो रहा है, कांप रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है और दूध नहीं पी पा रहा। प्रश्न है, इस शिशु की स्थिति के प्रबंधन का पहला अनिवार्य नियम क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात बच्चे को तुरंत NICU में भर्ती करना, नवजात एब्स्टिनेंस सिंड्रोम के तहत स्कोरिंग करना और बाल रोग विशेषज्ञ की देखरेख में अत्यंत कम मात्रा में नियंत्रित ओपियोइड थेरेपी शुरू करना। अब समझिए, मां के ओपियोइड उपयोग का असर बच्चे पर भी पड़ सकता है। गर्भनाल के माध्यम से ड्रग बच्चे तक पहुंच सकती है। जन्म के बाद अचानक वह सप्लाई रुक जाती है और बच्चे में विड्रॉल लक्षण शुरू हो सकते हैं। ऐसे शिशु में क्राइंग, ट्रेमर्स, पुअर फीडिंग और ब्रीथिंग डिफिकल्टी जैसे लक्षण हो सकते हैं। इसलिए नियोनेटल केयर, स्कोरिंग और पीडियाट्रिक सुपरविजन बहुत जरूरी है। याद रखें, मां के नशे का असर नवजात पर भी पड़ सकता है, इसलिए तुरंत नियोनेटल केयर जरूरी है। अब 10वां प्रश्न मॉडर्न प्रिवेंशन टाइपोलॉजी यानी रोकथाम के आधुनिक मॉडल से संबंधित है। हमें यूनिवर्सल, सिलेक्टिव और इंडिकेटेड प्रिवेंशन का सही मिलान करना है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात P2Q3R8। अब समझते हैं, सार्वभौमिक रोकथाम यानी यूनिवर्सल प्रिवेंशन पूरी आबादी या बड़े समूह को बिना भेदभाव के लक्षित करती है, जैसे पूरे स्कूल के बच्चों को जागरूक करना। चयनात्मक रोकथाम यानी सिलेक्टिव प्रिवेंशन उन उप समूहों को लक्षित करती है जो नशे के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, जैसे अनाथ बच्चे, स्लम एरिया के युवा या जोखिम वाले समुदाय। संकेतिक रोकथाम यानी इंडिकेटेड प्रिवेंशन उन व्यक्तियों को लक्षित करती है जिनमें शुरुआती रिस्क मार्कर्स या व्यवहार दिखने लगे हों। याद रखें, रोकथाम को जोखिम के स्तर के अनुसार यूनिवर्सल, सिलेक्टिव और इंडिकेटेड में बांटा जाता है। अब 11वां प्रश्न केटामाइन के दुरुपयोग से संबंधित है। अभिकथन है कि पार्टियों में स्पेशल के नाम से दुरुपयोग की जाने वाली दवा केटामाइन के पुराने आदी लोगों में मूत्राशय के गंभीर रोग और गुर्दे फेल होने के लक्षण दिखाई देते हैं।
कारण दिया गया है कि केटामाइन मस्तिष्क में NMDA रिसेप्टर्स का विरोधी है और इसके विलायक रसायन मूत्रमार्ग से उत्सर्जित होते समय मूत्राशय की आंतरिक उपकला को सीधे नष्ट कर देते हैं। इस प्रश्न में भी अवधारणा यही है कि केटामाइन का पुराना दुरुपयोग मूत्राशय और गुर्दों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अब समझिए, केटामाइन एक वियोजक एनेस्थेटिक है। इसका दुरुपयोग करने पर व्यक्ति अपने शरीर और वातावरण से अलग महसूस कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसका दुरुपयोग मूत्राशय की परत को नुकसान पहुंचाता है। इससे दर्दनाक पेशाब, रक्तस्राव, बार बार पेशाब आना और मूत्राशय सिकुड़ने की समस्या हो सकती है। इसे केटामाइन प्रेरित सिस्टिटिस कहा जाता है। याद रखें, स्पेशल के का दुरुपयोग मूत्राशय और गुर्दों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अब 12वां प्रश्न ई सिगरेट और वेपिंग से संबंधित है। कथन दिए गए हैं। पहला, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत देश में ई सिगरेट के उत्पादन, आयात, बिक्री और विज्ञापन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरा, वेपिंग पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसमें निकोटीन नहीं होता और इससे फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तीसरा, वेपिंग के कारण फेफड़ों में होने वाली एक तीव्र और जानलेवा बीमारी को ई वैली नाम दिया गया है, जिसका मुख्य कारण वेपिंग लिक्विड में मौजूद विटामिन ई एसीटेट है। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात केवल 1 और 3 सही हैं। अब समझिए, भारत में ई सिगरेट पर कानूनी प्रतिबंध है। इसका उत्पादन, आयात, बिक्री और विज्ञापन कानूनन वर्जित है। वेपिंग सुरक्षित नहीं है। इसमें निकोटीन और अन्य विषैले रसायन हो सकते हैं। इससे फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। ई वैली यानी ई सिगरेट या वेपिंग यूज एसोसिएटेड लंग इंजरी एक गंभीर फेफड़ों की चोट है। इसके पीछे विटामिन ई एसीटेट को प्रमुख कारण माना गया है। याद रखें, वेपिंग हार्मलेस नहीं है। ई वैली दम घुटने तक पहुंचा सकती है। अब 13वां प्रश्न क्रोकोडिल से संबंधित है। प्रश्न में पूछा गया है कि क्रोकोडिल नाम क्यों पड़ा और इसका यह भयानक प्रभाव क्यों होता है। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात कोडीन की गोलियों को घर पर गैसोलीन, थिनर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाकर अवैध रूप से बनाया जाता है। इन अशुद्ध रसायनों को नस में इंजेक्ट करने से रक्त वाहिकाएं और आसपास के मांस पूरी तरह सड़ जाते हैं। अब समझिए, क्रोकोडिल यानी डेसोमॉर्फिन को घर पर बहुत खतरनाक और अशुद्ध रसायनों के साथ बनाया जाता है। इसमें गैसोलीन, थिनर, एसिड और अन्य अशुद्धियां होती हैं। ये रसायन नसों और आसपास के ऊतकों को गंभीर रूप से नष्ट कर देते हैं। इसी कारण त्वचा हरी, काली और पपड़ीदार दिखने लगती है। गैंग्रीन, टिश्यू नेक्रोसिस और यहां तक कि अंग काटने की नौबत भी आ सकती है। याद रखें, क्रोकोडिल सबसे डिस्ट्रक्टिव घरेलू ओपियॉइड्स में से एक है। अब 14वां प्रश्न मनोवैज्ञानिक उपचार पद्धतियों से संबंधित है। हमें सीबीटी, कॉन्टिंजेंसी मैनेजमेंट और एमईटी का सही मिलान करना है। सही उत्तर है विकल्प ई, अर्थात P2 QAN R3। अब समझते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी मरीज को विकृत सोच, ट्रिगर्स और क्रेविंग्स पहचानना सिखाती है तथा उनसे निपटने के कौशल देती है। कॉन्टिंजेंसी मैनेजमेंट में ड्रग फ्री व्यवहार के बदले वाउचर या रिवॉर्ड दिया जाता है। इससे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है। मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी यानी एमईटी मरीज के भीतर नशा छोड़ने की आंतरिक इच्छा और प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। याद रखें, सीबीटी सोच बदलती है, कॉन्टिंजेंसी मैनेजमेंट पुरस्कार देता है, एमईटी प्रेरणा बढ़ाती है। अब 15वां प्रश्न व्यसन का जैव मनोसामाजिक मॉडल से संबंधित है। कथन है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान व्यसन को केवल एक नैतिक विफलता या बुरी आदत नहीं मानता, बल्कि इसे एक क्रॉनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज मानता है जो आनुवंशिक संवेदनशीलता, बचपन के आघात और वातावरण में ड्रग उपलब्धता के समन्वय से उत्पन्न होता है। निष्कर्ष है, पहला, किसी व्यक्ति का नशा न छोड़ पाना केवल उसकी इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है। इसमें मस्तिष्क के ढांचे का कोई योगदान नहीं होता। दूसरा, सफल नशा मुक्ति के लिए केवल डिटॉक्स काफी नहीं है, बल्कि मानसिक आघात की थेरेपी और सामाजिक परिवेश में बदलाव भी जरूरी है। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात केवल निष्कर्ष 2 सही है। अब समझिए, आधुनिक विज्ञान एडिक्शन को क्रॉनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज मानता है।
इससे मस्तिष्क के रिवॉर्ड सर्किट्स बदल जाते हैं। इसलिए यह केवल इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। दीर्घकालिक नशे के बाद ब्रेन के फ्रंटल सर्किट्स को सामान्य होने में समय लगता है। यदि सामाजिक और मानसिक सहायता न मिले तो रिलैप्स की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए डिटॉक्स के साथ ट्रॉमा थेरेपी, काउंसलिंग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। याद रखें, नशा छोड़ने के बाद सामाजिक और मानसिक सहायता जरूरी है। अब 16वां प्रश्न DSM-5 से संबंधित है। कथन में बताया गया है कि अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के DSM-5 वर्गीकरण के अनुसार अब ड्रग एब्यूज और ड्रग डिपेंडेंस को अलग अलग न मानकर एक व्यापक श्रेणी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में शामिल किया गया है। इसकी सिवेरिटी 11 लक्षणों के आधार पर तय होती है। निष्कर्ष है, पहला, यदि कोई व्यक्ति सामाजिक या व्यावसायिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल होने के बावजूद नशा जारी रखता है तो वह SUD के नैदानिक मानदंडों के अंतर्गत आता है। दूसरा, नए नियमों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में शारीरिक विड्रॉल के लक्षण नहीं है तो उसे किसी भी स्थिति में नशे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। सही उत्तर है विकल्प A, अर्थात केवल निष्कर्ष एक सही है। अब समझिए, DSM-5 में अब्यूज और डिपेंडेंस को एक ही श्रेणी में देखा जाता है। अब सिवेरिटी लक्षणों की संख्या से तय होती है। यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदारियां निभाने में विफल होने के बावजूद नशा जारी रखता है तो यह सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का महत्वपूर्ण संकेत है। दूसरा निष्कर्ष गलत है, क्योंकि विथड्रॉवल न होने पर भी क्रेविंग, लॉस ऑफ कंट्रोल, रिस्की यूज और अन्य लक्षणों के आधार पर SUD हो सकता है। याद रखें, DSM-5 में लक्षणों की संख्या से सिवेरिटी तय होती है। अब 17वां प्रश्न क्रैटम से संबंधित है। अभिकथन है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के पौधे क्रैटम की पत्तियों का दुरुपयोग एक नई चुनौती बन गया है, क्योंकि यह कम खुराक में स्टिमुलेंट और उच्च खुराक में ओपियोइड जैसा प्रभाव देता है। कारण दिया गया है कि क्रैटम में मौजूद सक्रिय अल्कलॉइड मित्रागाइनाइन मस्तिष्क के म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स और अन्य मोनोमाइन सिस्टम्स को खुराक के आधार पर अलग अलग प्रभावित करता है। सही उत्तर है विकल्प A, अर्थात दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब समझिए, क्रैटम देखने में हर्बल लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव डोज डिपेंडेंट होता है। कम मात्रा में यह उत्तेजक जैसा लग सकता है, जबकि अधिक मात्रा में ओपियोइड जैसा प्रभाव दे सकता है। मित्रागाइनाइन नामक अल्कलॉइड इस दोहरे प्रभाव के पीछे है, इसलिए क्रैटम का दुरुपयोग डिपेंडेंस और विथड्रॉवल जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। याद रखें, क्रैटम हर्बल दिखकर भी ओपियोइड जैसी लत पैदा कर सकता है। अब 18वां प्रश्न नवजात एब्स्टिनेंस सिंड्रोम से संबंधित है। कथन दिए गए हैं। पहला, यदि कोई गर्भवती महिला हेरोइन, मेथाडोन या अन्य ओपियोइड्स का सेवन करती है तो प्लेसेंटा के माध्यम से यह ड्रग बच्चे के खून में भी पहुंच जाती है। दूसरा, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को अचानक ड्रग मिलना बंद हो जाता है, जिससे नवजात शिशु में गंभीर विड्रॉल लक्षण उत्पन्न होते हैं। तीसरा, NAS से पीड़ित नवजात शिशु अत्यधिक शांत और सुस्त होते हैं। वे कभी रोते नहीं हैं और उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। चौथा, इन बच्चों में अत्यधिक तेज रोना, चिड़चिड़ापन, कंपकंपी और दूध पीने में असमर्थता जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। सही उत्तर है विकल्प B, अर्थात केवल 1, 2 और 4 सही हैं। अब समझिए, गर्भावस्था में मां के ओपियोइड उपयोग से ड्रग प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण तक पहुंच सकता है। जन्म के बाद अचानक सप्लाई रुक जाती है और नवजात में विथड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं। ऐसे शिशु में क्राइंग, ट्रेमर्स, पुअर फीडिंग और ब्रीथिंग डिफिकल्टी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। उसे NICU में मॉनिटर किया जाता है और NAS स्कोरिंग के आधार पर सपोर्टिव केयर दी जाती है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि ऐसे शिशु अत्यधिक शांत नहीं होते। वे अक्सर बहुत रोते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और असहज दिखते हैं। याद रखें, मां के नशे का असर नवजात पर भी पड़ता है। तुरंत नियोनेटल केयर जरूरी है। अब 19वां प्रश्न एंटी ड्रग वैक्सीन से संबंधित है। प्रश्न है कि यह टीका शरीर के भीतर किस प्रकार काम करके व्यक्ति को नशे के आनंद से वंचित कर देता है और लत को रोकता है। सही उत्तर है विकल्प B, अर्थात
ये विशिष्ट एंटीबॉडीज का निर्माण करता है जो रक्त में ही नशीले पदार्थ के अणुओं से जुड़कर उन्हें इतना बड़ा बना देती है कि वे ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाते। अब समझिए, एंटी ड्रग वैक्सीन शरीर में ऐसे एंटीबॉडी बनाती है जो ड्रग मॉलिक्यूल्स को रक्त में ही बांध लेते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स ब्लड ब्रेन बैरियर पार नहीं कर पाते तो वे ब्रेन रिवॉर्ड सेंटर तक नहीं पहुंचते। इससे व्यक्ति को हाई नहीं मिलता। जब रीइंफोर्समेंट टूटती है तो लत कम होने लगती है। यह रोकथाम विज्ञान का एक आधुनिक और उभरता हुआ क्षेत्र है। याद रखें, वैक्सीन ड्रग को दिमाग तक पहुंचने से रोकती है। अब 20वां और अंतिम प्रश्न भारत के डिजिटल एंटी ड्रग सिस्टम से संबंधित है। हमें निदान, एनकॉर्ड और सीम्स का सही मिलान करना है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात P1 Q2 S3। अब समझते हैं। निदान यानी NIDAN एक राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस है जिसमें गिरफ्तार ड्रग अपराधियों के फिंगरप्रिंट, फोटो और केस हिस्ट्री दर्ज होती है। एनकॉर्ड जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस, BSF, NCB जैसी एजेंसियों के बीच समन्वय का 4 स्तरीय ढांचा है। सीम्स यानी सीजर मॉनिटरिंग सिस्टम मादक पदार्थों की जब्ती के आंकड़ों को ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटर करने वाला केंद्रीय पोर्टल है। याद रखें, निदान का काम ऑफेंडर्स डेटा रखना है, एनकॉर्ड का काम कोऑर्डिनेशन है, सीम्स का काम सीजर ट्रैकिंग है। विद्यार्थियों, अब पूरी क्लास की एक छोटी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉयड शरीर और मन दोनों के लिए खतरनाक है। प्रिस्क्रिप्शन स्टिमुलेंट्स केवल डॉक्टर की सलाह से लेने चाहिए। ड्यूल डायग्नोसिस में नशा और मानसिक बीमारी का साथ साथ इलाज जरूरी है। 1961, 1971 और 1988 की संधियों ने ड्रग नियंत्रण की वैश्विक नींव रखी। व्यवहार परिवर्तन में मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कोडीन कफ सिरप दुरुपयोग का एक गंभीर रूप बन सकता है। सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स प्राकृतिक गांजे से अधिक खतरनाक हो सकते हैं। लत केवल आदत नहीं, ब्रेन सर्किट का बदलाव भी है। नवजात पर मां के नशे का प्रभाव पड़ सकता है। रोकथाम को यूनिवर्सल, सिलेक्टिव और इंडिकेटेड श्रेणियों में समझना चाहिए। केटामाइन, ई सिगरेट, क्रोकोडिल, क्रैटम और फेंटानिल जैसे पदार्थ भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। CBT कंटिंजेंसी मैनेजमेंट और MET नशा मुक्ति में उपयोगी हैं। DSM-5 में सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को 11 लक्षणों के आधार पर देखा जाता है। एंटी ड्रग वैक्सीन ड्रग को दिमाग तक पहुंचने से रोकने का प्रयास करती है। NIDAN, NCORD और सीम्स जैसे डिजिटल सिस्टम ड्रग कंट्रोल को मजबूत करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान और व्यवस्थित भाषा में समझा। यदि यह क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।